स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट 5। ठीक है, मॉडल सेट 5। इससे पहले 4 सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें लिंक हम दे देंगे, आप लोग वहीं से जाकर इस सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और कोई समस्या होगा आप लोगों को तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न रहेगा पढ़ाई से संबंधित तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा जूम करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निर्वाचन आयोग के 2 कार्य बताइए। तो निर्वाचन आयोग जो होता है उसका कार्य क्या होता है, देखिए चुनाव आयोग के 2 कार्य निम्नलिखित है। क्या क्या है, देखिए मतदान सूची तैयार करना। मतदान सूची मतलब जो लोग वोट डालने जाते हैं उसका एक सूची होता है, उसमें सभी का लिस्ट रहता है और उसी को तैयार करना। चुनाव के पहले जो 18 साल का हो जाता है, 18 साल हो जाता है उनको नया रूप से जो उम्र के होते हैं उनको उसमें शामिल करना होता है। ठीक है, और जो मर जाता है, कुछ हो जाता है तो उन्हें मतदान सूची से उसको निकाला जाता है। यही सब उसका कार्य होता है। ठीक है, निष्पक्ष चुनाव कराना। तो इसमें क्या होता है, निष्पक्ष मतलब किसी के पक्ष में चुनाव नहीं किया जाता है उनके द्वारा। ठीक है, किसी के मतलब कोई भी एक पार्टी को देखते हुए नहीं, सभी को समान रूप से देखा जाता है। ये कार्य चुनाव निर्वाचन आयोग का होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए कार्यपालिका किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है, कार्यपालिका किसे कहते हैं। देखिए उत्तर, सरकार के 3 अंगों में दूसरा अंग कार्यपालिका है। दूसरा अंग क्या है, कार्यपालिका। ठीक है, क्या क्या है, देखिए विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। तीसरा अंग है, तो तीसरा में से ये कौन सा अंग है, दूसरा अंग है ना। कार्यपालिका ही विधायिका द्वारा पारित कानूनों को लागू करती है। ठीक है, कार्यपालिका ही क्या करता है, जो विधायकों के द्वारा जो संसदों में क्या होता है, संसदों के द्वारा जो कुछ नियम कानून बनाया जाता है और उनको कार्यपालिका ही क्या करते हैं, लागू करते हैं। गार्नर के अनुसार कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति और कर्मचारी आ जाते हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा को, जिसे विधायिका ने व्यक्त कर कानून का रूप दिया और कार्य रूप में परिणत करना होता है। यही सब इनका कार्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग समझिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। देखिए उपराष्ट्रपति के लिए ये हम लोग देखेंगे, उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यता आवश्यक है। इसी तरीके की आप लोगों को लिखना भी है, जैसे दिया हुआ है ना, पॉइंट दे देकर आप लोग को लिखना है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या है, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सबसे जरूरी, उम्मीदवार को क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले यही सब चीज़ देखा जाता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है, देखिए दूसरा पॉइंट, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। उसकी आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए। किसके लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है ये हो गया तीसरा, वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। मतलब जो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होते हैं वो राज्यसभा जो होता है उसमें राज्यसभा में उसका एक बार सदस्य होना, ये योग्यता उनको होनी चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, देखिए चौथा पॉइंट दिया हुआ है, वो हो कोई लाभ पद पर धारण न किए हुए हो। लाभ पद का मतलब होता है कोई सरकारी सर्विस जिसे हम लोग कहते हैं, नौकरी जिसे कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए पद पर। अगर होगा भी तो उसको इस्तीफा पहले ही देना पड़ेगा, उसके बाद वो चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या है, देखिए वित्तीय आपातकाल पर टिप्पणी लिखिए। देखिए जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय साख खतरे में पड़ गई तो संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जब उसको पता चल जाएगा कि ये खतरे में है तो उसमें वो इसके अंतर्गत उसका आपातकालीन घोषणा कर सकते हैं, मतलब वो जिम्मेवारी से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति संघ राज्य के कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकता है और संघीय कार्यपालिका राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है
कि ऐसे निर्देश में यह भी व्यवस्था हो सकती है कि वे किसी है कि विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयकों की राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाए। तो इसमें सारा चीज़ को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो आप लोग सभी जानते हैं भारत की जो प्रधानमंत्री होती है इसको किस प्रकार से नियुक्ति मतलब करते हैं। चलिए इसको हम लोग और अच्छे से इसको पढ़ के समझेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें ताकि अपने दोस्तों को उसको भी लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला आंसर क्या है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। औपचारिक एक होता है अनौपचारिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, लोकसभा के चुनाव में जिस राजनीतिक दल अथवा दलों के समूहों को बहुमत प्राप्त होता है, मतलब कोई भी पार्टी हो जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है ना, उनके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति करता है। तो उसी दल के जो नेता होगा, जो प्रमुख नेता होगा, उन्हीं को राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, प्रधानमंत्री के पद को दिया जाता है। अगर चुनाव में किसी को भी बहुमत नहीं मिले तो राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर तय करता है कि किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद नियुक्ति करेंगे। मतलब कोई बार ऐसे भी हुआ है जब मतलब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या करता है, उसमें वो सोचते हैं, विचार करते हैं कि किसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और कौन कौन उस समय ये जो राजनीतिक दल है ये गठबंधन भी करता है और गठबंधन करने के बाद कोई जो बहुमत होता है उसको पार कर देता है। तो उन्हीं दलों के अनुसार जिसे वो लोग चुनते हैं उसी के अनुसार राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं, उसको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 6 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए, 6 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, संविधान क्या है ना। संविधान ऐसे नियमों द्वारा सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का गठन किया जाता है। क्या होता है, संविधान ऐसे नियमों का सिद्धांत है, एक ऐसा नियम बनाया हुआ है उसी के सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार शासन विभिन्न अंगों के गठन किया जाता है और उनको शक्तियाँ प्रदान भी की जाती है। और संविधान को जो नियम बनाया जाता है उसको शक्ति भी प्रदान करती है। ठीक है, उसके उनके आपसी संबंधों को नियमित किया जाता है तथा नागरिकों और राज्यों के बीच संबंध स्थापित भी किए जाते हैं। ठीक है, दोनों के नागरिक और राज्य दोनों के बीच उसका जो संबंध है ये भी बरकरार रखा जाता है। इन नियमों के रूप को ही संविधान कहा जाता है और यही जो नियम होता है उन्हीं रूपों को हम लोग क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। और संविधान के बिना कोई देश अच्छे से सुशासन नहीं दे सकता है ना। संविधान नहीं रहेगा तो उसमें अराजकता भी फैल सकता है, इसीलिए संविधान सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में एक बात हमें ज़रूर बताइए या व्हाट्सएप में आप लोग मैसेज करके भेज सकते हैं कि हमारा संविधान है ना, हमारा संविधान बना सबसे पहले किस दिन यानी कि किस डेट को पहली बैठक हुई और कब समाप्त हुआ, ये आप लोग कमेंट में लिखें। और कितना दिन समय लगा ये भी लिखें, कमेंट में ज़रूर लिखें कितना दिन समय लगा संविधान बनाने में और कब उसको स्वीकृति मिली और कब उसको लागू किया गया। ये सारा चीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। ठीक है, चलिए 7 नंबर वाला प्रश्न देखिए। 7 नंबर वाला, भारत के लोक सेवा की भूमिका बताइए। ठीक है, देखिए, भारत में अन्य राज्यों के समान लोक सेवक वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। राज्य के विकास के साथ लोक सेवकों की संख्या महत्व भी बढ़ जाता है। इन्हें आजकल नौकरशाही के नाम से भी जाना जाता है। नौकरशाही के नाम मतलब जो नौकरी करते हैं ना, वही सारा चीज़ को। ठीक है, नौकरशाही ने इन सदस्यों का ही निश्चित शिक्षा देती है और लंबा कार्यकाल होता है और वे राजनीतिक रूप से तटस्थ होते हैं। सरकार की नीतियों को वफादारी के साथ लागू करना इसका महत्व होता है और राजनीतिक कार्यपालिका के सलाहकार के रूप में वे कार्य करते हैं। ठीक है, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। देखिए, स्थानीय स्वशासन का मतलब हम लोग पंचायत राज को समझते हैं। क्या समझते हैं, पंचायत राज को समझते हैं। और जो नगर होता है, शहर होता है, वहाँ नगर पालिकाएँ होती हैं, नगर निगम होती हैं। ठीक है, ये तो आप लोग क्लास 6 से ही ये सब पढ़ के आ रहे हैं। क्लास 6 में आप लोग ये सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी चलिए हम लोग और क्लास 9 में भी ये सारा चीज़ आप लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए जो राजनीति जीवन होता है उसी में सब कुछ आप लोग क्लास 6 और क्लास 9 में ये सारा चीज़ था। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़े होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्थानीय शासन का अर्थ होता है कि शासन जिसके द्वारा नगर और गांव
गांव नहीं है, ग्राम है। ठीक है, में रहने वाले लोगों को अपने स्थानीय समस्याओं का आपसी आवश्यकता तथा इच्छानुसार समाधान करने की स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जो स्थानीय सरकार होते हैं हमारे, स्थानीय सरकार मतलब वहाँ के मुखिया होते हैं, पंचायत समिति होते हैं और वहाँ के वार्ड सदस्य होते हैं, ये सारा लोग क्या करते हैं, सारा लोगों के द्वारा उसको देखभाल किया जाता है अपने अपने पंचायतों को। ठीक है, और शहर होगा तो नगर निगम और नगर पालिकाएँ होती हैं। ठीक है, चलिए, यह छोटे छोटे तथा सीमित क्षेत्रों के लिए शासन होते हैं। ये छोटे छोटे पंचायत होते हैं ना, 3-4 गांव मिलकर एक पंचायत बना दिया जाता है, मतलब 11-12 वार्ड सदस्य जहां होगा वहां एक पंचायत का गठन किया जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से किया जाता है। चलिए, स्थानीय जनता के प्रतिनिधि स्थानीय नियमों का प्रबंध एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही आते हैं। तो यह एक जो प्रतिनिधि होते हैं वो एक सीमा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे 11-12 पर वार्ड सदस्य हो गया तो वहाँ एक पंचायत का गठन होगा, वहाँ मुखिया होगा सबसे प्रमुख। चलिए, उसके बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न जो है उसको देखते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिकारों को समझाइए। तो हम लोग भाषण और अभिव्यक्ति भाषण तो आप लोग समझते हैं, अभिव्यक्त का मतलब होता है जो हमारे मन में विचार रहता है कोई भी कहने के लिए, तो यही हम लोग सभी के सामने प्रकट जो है करते हैं या करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग को परमिशन चाहिए। तो यही सब परमिशन संविधान में हम लोग को दे के रखा है। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देखते हैं। प्रत्येक नागरिक को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, पहले हम बता चुके हैं आप लोगों को, कोई भी नागरिक बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकता है। और जो अभिव्यक्त होता है, ये कोई भी व्यक्ति लिखकर या बोलकर अपना विचार जो है प्रकट या अभिव्यक्ति कर सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता भाषण देने तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का भी एक साधन होता है, परंतु भाषण देने और विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता असीमित है ना, इसमें कोई प्रतिबंध वगैरह नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए, इसमें प्रभुत्व और अखंडता, राज्य का सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, विशिष्टता अथवा नैतिकता, न्यायालय या अपमान, मानहानि और हिंसा के लिए उत्तेजित करना आदि आधारों पर भी भाषण तथा विचार प्रकट करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग 10 नंबर वाला प्रश्न को अभी पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का नाम लिखिए। क्या क्या मौलिक अधिकार है ये हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, है ना, उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए, मौलिक अधिकार उन आधारभूत, आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अधिकारों को कहा जाता है जिनके बिना देश के नागरिक अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। जो स्वतंत्रताएं तथा अधिकार व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समाज में आवश्यक समझे जाते हो, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। क्या क्या देखिए, भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है ना। 7 मौलिक अधिकार, एक को हटाया गया है ना। देखिए, परंतु 44वें संविधान के बाद 6 मौलिक अधिकारों का भी नागरिकों के लिए प्राप्त अधिकार है। तो अभी 7 बनाया गया था, लेकिन अभी 6 मान्यता दिया हुआ है। और एक जो था, मतलब 7, ये जो संपत्ति का अधिकार है वही था, है ना। तो उसको क्या किया गया, हटाया गया। ठीक है, अभी 6 जो दिया हुआ है, देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 अधिकार इसमें लगाया गया है। अब देखिए, मौलिक अधिकारों के किन आधारों पर तार्किक संबंध लगाए जा सकते हैं। तो ये आप लोग पूरा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होगा। इसके लिए आप लोग क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए, और 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। इस प्रश्न में हम लोग जानेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का संविधान में समावेश करने का क्या उद्देश्य है। देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतांत्रिक की स्थापना करना होता है। निर्देशक सिद्धांतों के विधानमंडल तथा कार्यपालिका को मार्ग दिखाते हैं और अपने अधिकार किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। सिद्धांतों के ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जिससे न्याय, स्वतंत्रता और समानता विद्यमान हो तथा जनता सुखी और संपन्न हो। ये सारा चीज़ इसमें रहता है। ठीक है,
अभी देखिए 13 नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को समझाइए। ऊपर में हम लोग उपराष्ट्रपति पद के बारे में समझे, मतलब उम्मीदवार के बारे में हम लोग समझे क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति पद चुनाव की प्रक्रिया क्या है। अभी जो चल रहा है चुनाव, देखिए चुनाव के एक हलचल है राष्ट्रपति चुनाव के, है ना। ये प्रश्न जो है आ सकता है, ये प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, भी आई है, भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। इसीलिए क्योंकि अभी जो हमारे झारखंड के पूर्व जो राज्यपाल थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तो उसी को बीजेपी पार्टी के द्वारा उम्मीदवार खड़ा किया गया है, आप लोग जानते हैं। तो ये प्रश्न करंट अफेयर्स का भी है और ये प्रश्न आ सकता है। इस प्रक्रिया को आप लोग अच्छे से समझिए कि किस प्रकार से उसको चुना जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका की सर्वोच्च अधिकारी है जिनका अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल के लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो आप लोग समझ गए कहाँ कहाँ से लोग वोट देने जाएंगे या क्या क्या करेगा। देखिए लोकसभा के सदस्य जितने सारे हैं वो लोग उसको वोटिंग करने के लिए लायक है। राज्यसभा जो पहले एक बार बताया, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा हो गया, और सभी राज्य के विधानसभा से जो निर्वाचित सदस्य, जिसे हम लोग एमएलए कहते हैं, तो उन्हीं लोग भी क्या करते हैं, वहाँ उसको चुनाव करने के लिए वोट देने जाएंगे, ठीक है, शामिल होगा। निश्चित फार्मूले के सभी सीमित वोट की कीमत निकाल ली जाती है और इस चुनाव में प्रत्येक मतदाता उनकी पसंद व्यक्ति को कर सकता है जितने की उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं, ठीक है। प्रत्येक उम्मीदवार की प्रथम पसंद गणना के आधार पर जिस उम्मीदवार की निश्चित कोटा प्राप्त हो जाता है उसे निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। मतलब जितने हैं उसी के आधार पे एक कोटा रहता है, उसी के आधार पर वो अगर पार कर गया, कोटा कंप्लीट हो गया, तो उन्हीं को उसमें क्या किया जाता है, निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। देखिए उसका एक सूत्र होता है, कोटा निकालने का सूत्र, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ देखिए दिया हुआ है, एक हो गया सूत्र क्या है, कोटा, कुल मतों की संख्या, जितने सारे मत हैं, कुल मत का मतलब लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी विधानसभा क्षेत्र के जो एमएलए होते हैं, इन्हीं लोगों का संख्या होगा। पद की संख्या +1, पद मतलब जितने पद वहाँ रहेगा, है ना, जितने पद तो एक प्लस एक जितना सारा रहेगा, मतलब खड़ा होगा जितना, उन लोग +1 और ऊपर में प्लस वहाँ रहेगा, ठीक है। ये इसका सूत्र हो गया। अगर कुल मत कितना है, कुल मत कितना है, 1000 है, तो कुल मत 1000 है, और तो कोटा कितना है, 1 + 1, कोटा कितना है, एक ही ना है, कोटा कितना है, एक है। राष्ट्रपति पद एक ही होता है, तो 1 + 1 + 1 ऊपर में होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम करते हैं आप लोगों को दिखाने की। 1 1 + 1 + 1 के लिए कितना होगा, 1000 + 2। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे, +1 रहेगा, ठीक है। तो 1 और ऊपर में क्या होगा, 500 होगा, तो 500 + 1 = कितना होगा, 500 + 1, ये हो गया। तो एक मत के लिए आप लोगों को 500 + 1 ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी तरीके जो इस बार जो चुनाव होने वाला है, तो इसी तरीके से इसका चुनाव जो है होगा, ठीक है। इसी तरीके से इस बार जो है द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई है बीजेपी एनडीए के तरफ से, तो ये आपका होगा, ठीक है। चलिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो भारत का जो राष्ट्रपति है, इसको इस उम्मीदवार को होने के लिए हम लोग को 35 ईयर्स ओल्ड जो है ये होना ज़रूरी है, ठीक है। संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद का जो सदस्य है ये ज़रूरी नहीं है। किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, और जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी लाभ जो होता है उसके पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद समझ गए पूरा, कहीं भी आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, ठीक है। जो नंबर पहले हम दिए हैं
उस नंबर पे आप लोग हाँ ज़रूर बताइए। ठीक है, 14 नंबर वाला प्रश्न हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, नागरिक का अधिकार क्या है, इससे पहले हम लोग एक प्रश्न देखे हैं। ठीक है, देखिए, समाज एवं राज्य द्वारा सर्वप्रथम नागरिक अधिकारों को ही मान्यता प्रदान की गई है। क्या होता है, देखिए, समाज और राज्य के द्वारा सर्वप्रथम नागरिक का जो अधिकार है, इसी के ऊपर उसको मान्यता प्रदान की गई है। नागरिक अधिकारों में जीवन का भी अधिकार है, हम लोग जीवन जी सकते हैं। ठीक है, विचार अभिव्यक्त का भी अधिकार रहता है, हम लोग विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपना जो विचार होता है ये हम लोग सभी के ऊपर ये सब हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, धर्म का अधिकार, जो हम लोग धर्म, कोई भी धर्म जो है हम लोग ले सकते हैं, कोई भी धर्म जो है हम लोग मान सकते हैं, ये सारा चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। संपत्ति रखने का भी अधिकार, हम लोग के ऊपर संपत्ति जो होता है ये भी हम लोग रख सकते हैं, ये रखने का भी एक अधिकार हम लोगों के पास है ना। तो संविदा या करार करने का भी अधिकार, कहीं भी आने जाने का भी अधिकार हम लोग के ऊपर है, विधि के समक्ष समानता का भी अधिकार शामिल है। ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए इस जो इस सेट में आप लोग देखें जितने सारे प्रश्न, सभी प्रश्न जो है VVI है, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग देखे हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग एक दो बार इसे ज़रूर देख लीजिए, तब आप लोगों को कोई समस्या जो है नहीं होने वाला है। ठीक है, और विभिन्न देशों के संविधान का भी ये अधिकार अपने जो है कर सकते हैं, और यह किया जाता है जिससे 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 उस देश के नागरिकों को व्यक्तित्व का भी विकास हो सकता है, ये सारा चीज़। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे 15 नंबर वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न हम लोग अभी देखेंगे। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों के संबंध में क्या क्या प्रावधान हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या प्रावधान जो है कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उत्तर में हम लोग देखेंगे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों के विशेष प्रावधान किए गए हैं। किसके, पंचायतों के, जिनका वर्णन नीचे हम लोग अभी करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखिए, है ना। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत के अनुसार पूरे भारत के पंचायत राज की संरचना का भी स्वरूप बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक राज्य में गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों और पंचायतों का भी गठन होता है। ठीक है, लेकिन एक बात है, क्या बात है, देखिए, 20 लाख या कम आबादी वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत न बनाए जाने की भी छूट दी गई है। ठीक है, बाकी हम लोग देखेंगे। देखिए, दूसरा पॉइंट दिया है, देखिए, ग्राम सभा जो है, प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होती है। प्रत्येक गांव में क्या होती है, एक ग्राम सभा जो है होती है ना, जिसमें एक या एक से अधिक गांव शामिल हो सकते हैं। एक गांव से नहीं, वहाँ आमने सामने जितने सारे गांव है, सभी गांव उसमें क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ठीक है, गांव के सभी वयस्क उनके मतदाता होंगे, और गांव के जितने सारे लोग रहेगा, बुजुर्ग है, जो 18 साल पार कर चुका होगा या चुकी होगी, तो सभी क्या है, मत देने का भी अधिकार उन लोग रखते होंगे। ग्राम सभा गांव स्तर पर ऐसे कार्य और शक्तियों का प्रयोग करेगी जो राज्य विधानमंडल द्वारा विहित होती है। तो देखिए, जो शक्ति उसे दिया जाता है वो प्रयोग करेगी, और जो राज्य विधान मंडल में विधित होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका तीसरा पॉइंट में क्या है। देखिए, आरक्षण का मतलब होता है, देखिए, आरक्षण मतलब छूट। तो छूट किन्हीं छूट हम लोग दे सकते हैं, किन्हीं के ऊपर छूट रह सकता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो होती है, उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान होता है ना। उन आरक्षित सीटों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित होगी। तो उनके लिए कितनी, 1/3 मतलब 3 भाग, 1/3 मतलब 3 भाग का 1 भाग, है ना। 3 भाग का 1 भाग इन लोगों को दिया जाता है, अनुसूचित जाति और जनजाति को, है ना। जितने संख्या होगा उसको 3 से डिवाइड किया जाएगा। जितने संख्या होगा उसे क्या करेगा, 3 से डिवाइड होगा, और 3 से डिवाइड, मान लीजिए आप लोगों का 12 है, कितना सदस्य है, 12 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 चौका 12, 3 चौका 12, तो कितना 4 हो गया। तो ये 4 करके हो गया। तो ये जो 4 होता है ना, 4, तो ये 4 ही क्या होता है, अनुसूचित जनजाति और जनजाति लोगों को ये सीट वहाँ दिया जाएगा। यही होता है इसका आरक्षण। ठीक है, मतलब 12/4, 12 सदस्य है, तो उनमें से 4 सदस्य इन्हीं से लिया जाएगा। यही होता है 1/3। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी
चौथा प्रश्न देखेंगे, चौथा पॉइंट देखेंगे, पंचायत सदस्यों की योग्यताएं। जो पंचायत सदस्य होता है इनको योग्यता क्या होनी चाहिए, उसको खड़ा होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, देश का प्रत्येक नागरिक जिनमें से 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, कितनी आयु, 21 साल हो, तो पंचायत सदस्य बनने के लिए वह अर्ह होगा, है ना। तो 21 वर्ष अगर किसी का हो गया है तो पंचायत सदस्य या पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें लोग भाग ले सकते हैं। ये सारा पॉइंट्स इसमें है। उसके बाद देखिए आते उसमें पांचवा पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखिए पंचायत शक्तियों को एक अधिकार एवं उसका अधिकार, क्या पंचायत जो होता है उसमें क्या सारा चीज़ जो है दिया रहता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखें। देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर उनको अधिकार एवं शक्तियाँ दी जाती है, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं। देखिए, कृषि, पशुपालन, ईंधन, लघु उद्योग, गैर व्यापारिक, कुटीर उद्योग, मत्स्य उद्योग इत्यादि से संबंधित कार्य जो है हम लोग कर सकते हैं, है ना। देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे वित्त आयोग का गठन एवं कार्य। वित्त आयोग का गठन और उसका कार्य हम लोग किस रूप से करेंगे या उसको कैसे जानेंगे। देखिए, पंचायत राज का अधिनियम के अनुसार यह व्यवस्था की गई है ना। यह आरंभ के 1 वर्ष पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायतों की वित्तीय कार्यों की देखरेख हेतु एक वित्तीय आयोग का भी गठन इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके बाद देखिए इसमें जो दिया हुआ, देखिए कार्यकाल, 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो ये कब, 73वें जो संविधान संशोधन बनाया गया था उसी के अनुसार ये जो है 5 साल के लिए बनाया गया है। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए बनाया गया है। परंतु उसकी निश्चित अवधि से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है किसी भी परिस्थिति में तो उसको हम लोग 5 साल से पहले उसको भंग भी कर सकते हैं। तो ही एक नियम जो है रहते हैं। सिर्फ पूर्व भी विघटित किया जा सकता है, लेकिन उसके विघटन की स्थिति से 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई 2 साल या 3 साल में कोई ऐसा परिस्थिति आ जाता है जिसमें क्या होता है, वो भंग हो जाता है। भंग होने के बाद ये 6 महीना के अंदर में ही फिर से उस जगह में चुनाव कराया जाएगा, ये अनिवार्य है। ठीक है, देखिए अभी आएंगे हम लोग निर्वाचन। निर्वाचन क्या होता है, निर्वाचन देखिए प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक मतदान द्वारा होगा, लेकिन गांव स्तर के अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति राज्य सरकार निश्चित करेगी और मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्ष का भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, है ना, मतलब इनडायरेक्ट रूप से होगा, डायरेक्ट रूप से नहीं। ठीक है, तो यही था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज के ऊपर सारा प्रश्न। तो ये छोटे रूप से भी पूछ सकते हैं, बड़े रूप से भी पूछ सकते हैं, तो इसको पूरा आप लोग करके जाइए तो कोई दिक्कत आप लोगों के लिए नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग और यहाँ एक प्रश्न हम लोग देखेंगे थोड़ा, तो बहुत बड़ा प्रश्न है। आप लोग एक काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्वतंत्रता समानता के संबंध में स्थापित की गई है और समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों के समान व्यवहार किया जाए, और व्याख्या कीजिए। यही सारा प्रश्न जो है इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस सेट में आप लोग वीडियो को ऑफ करिए और ले लीजिए। चलिए बस हो गया। तो जो स्टूडेंट इसमें न्यू जुड़े हुए हैं सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और क्या होगा, लाइक शेयर आप लोग ज़रूर करें। वीडियो जब हम चल रहे थे, पढ़ा रहे थे, आप लोगों को समझा रहे थे, तो उस समय हम एक बार भी आप लोगों को नहीं बोले कि आप लोग लाइक करें और शेयर करें बोल के। ठीक है, अभी ख़त्म हो गया है वीडियो, तो आप लोग दबा के लाइक और शेयर और कमेंट करें ताकि और भी वीडियो जो है बनाने के लिए हमें भी
अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो देखिए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।